तो जितने भी ऐसे ढेर हैं छटियों के, उनको नहीं रखने देंगे। और यदि रखने भी दिया तो मार्च के महीने में उसको जाली से ढकना अति आवश्यक है। क्योंकि इसका जो लार्वा है वो तितली के रूप में जैसे ही गर्म मौसम होता है मार्च के महीने में, तब वो लार्वा जो है तितली में बदलता है और वो फिर फसल पे अंडे देता है। टिप्स कहा करते हैं हम, तो आप इनसे वाकिफ भी हैं, मगर क्योंकि आप इन पे गौर नहीं करते हैं कि हाँ कह दिया है देख लेंगे, छड़ी पड़ी हुई है, मार्च से अप्रैल मई तक चली जाएगी तो क्या दिक्कत है, पड़ोसी ने भी तोड़ा रख रखी है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, इस समय मैं CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हूँ और मेरे साथ हैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर BR कंबोज जी। आज तो मैं यहाँ मेला देखने आया था, मगर मेले में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बल देते हुए कहा कि जहां पर कॉटन लगती है, जहां पर कपास की खेती होती है, वहां पर अक्सर शिकायत आ जाती है कि गुलाबी सुंडी आई है और उससे काफी नुकसान होता है। तो उन्होंने क्या लोकल टेक्नोलॉजीज बताई हैं, कोई ज्यादा स्प्रे की बात नहीं कही है, कोई वातावरण को प्रदूषित नहीं किया है। तो आइए जल्दी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप किसानों को एक लार्ज मैसेज दे दीजिए, क्योंकि कॉटन में वो बहुत फिक्र में रहते हैं और कई जगह से रिपोर्ट्स आती हैं कि सुंडी आ जाती है कि अगले साल जब कपास लगे तो ये गुलाबी सुंडी जो है ये नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही आपने आज के समय का जी ज्वलंत विषय उठाया है जी, क्योंकि पिछले लगभग 3-4 साल से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जी, इन तीनों जगहों पे जो कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है जी, वो बढ़ने को देखा गया। इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें तीनों स्टेट्स के, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जी विश्वविद्यालयों के निदेशक, हमारे प्राइवेट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, प्रगतिशील किसान जी, कृषि विभाग और जो ICR का इंस्टीट्यूट है CICR सिरसा के अंदर, इन सब ने मिलकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया और सौभाग्य से उसका चेयरमैन मैं ही हूँ जी। और उसमें लगातार हम किस प्रकार से गुलाबी सुंडी या अन्य कपास की समस्याओं को कम कर सकते हैं, इस पे हम विचार करते रहे, समय समय पे उसकी मीटिंग भी करते रहे जी। और इस साल मैं आपको बताऊं कि उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिले हैं जी। कि हमने किसानों को बताया था, एक तो काम क्या किया है इस वर्किंग ग्रुप ने कि 15 दिन के अंतर पे हम क्रॉप एडवाइजरी जारी करते हैं संयुक्त रूप से, अच्छा, ताकि किसानों को पता लग सके कि हमें फसल में क्या क्या करना। लेकिन इससे भी बढ़कर खास तौर से गुलाबी सुंडी के लिए हमें जो कपास की छटी है, यानी कि उसके जो अवशेष है, चाहे टिंडा है, उसका बचा हुआ हिस्सा, चाहे वो छटी है, तने हैं जी, जितने भी अवशेष है, खास तौर से जहां से हम कपास निकालते हैं और उसका जो बचा हुआ हिस्सा है टिंडे का, वहां पे ये जो गुलाबी सुंडी का लार्वी है वो रहता है सुप्त अवस्था में अगले मार्च तक। अच्छा, और इसीलिए हमने कहा कि यदि हम इस छटी का प्रबंधन ठीक से कर लें, उसमें पहली तो बात ये है नियंत्रण अभी से जब हम कपास की चुनाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद से ही शुरू हो जाता है जी। यानी कि यदि हम जो अगली फसल की बिजाई करेंगे, चाहे गेहूं की बिजाई करें या अन्य फसल की बिजाई करें, तो इसके जितने भी अवशेष हैं उनको हम खेत में ही मिला दें, तो वो जो लार्वी है वो अगले साल तक जाएगी ही नहीं और इसका नियंत्रण हमें अच्छा मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन आज भी गांव के अंदर ये जो कपास के तने हैं, छटियां हैं, इनको वो जलाने के प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इनको कई बार किसान भाई खेत के किनारे पे इकट्ठा रख देते हैं या गांव के पास इकट्ठा रख देते हैं, सड़क के किनारे रख देते हैं। तो ये काफी बड़ा सोर्स है गुलाबी सुंडी को बढ़ावा देने के लिए।
अच्छा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे आज भी याद है कि पिछले अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे उन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था कि इसका कपास का एरिया कम हो रहा है, पैदावार पे भी कुप्रभाव पड़ रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। और तब पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कृषि विभाग, CICR, कृषि विश्वविद्यालय हमने मिलकर ये योजना बनाई थी कि हम जितने भी ऐसे ढेर हैं छटियों के उनको नहीं रखने देंगे, और यदि रखने भी दिया तो मार्च के महीने में उसको जाली से ढकना अति आवश्यक है। क्योंकि इसका जो लार्वा है वो तितली के रूप में जैसे ही गर्म मौसम होता है मार्च के महीने में, तब वो लार्वा जो है तितली में बदलता है और वो फिर फसल पे अंडे देता है। इसीलिए ये सलाह दी गई थी कि किसान भाई न तो अपने खेत के किनारे पे इन छटियों को रखे, न ही वो सड़कों के किनारे पे रखे। और इसमें हमारा प्रशासन ने, कृषि विभाग ने, सभी संस्थानों ने बहुत सहयोग दिया। और इसी कारण से इस बार हरियाणा में गुलाबी सुंडी का प्रकोप वो काफी कम है। यदि हम तुलना करें साथ लगे राजस्थान राज्य से, वहां पे ये कार्य हम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए, इसीलिए वहां पे प्रकोप गुलाबी सुंडी का ज्यादा रहा है। इसलिए ये एक ऐसी तकनीक है, ऐसा साधन है जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, किसी जहर का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है, और किसान भाई अपना खर्च बचाते हुए इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सहायक ये तकनीक हो सकती है। अतः मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि वो ये कार्य यदि कर देते हैं तो आपका 70 से 80% तक कार्य उससे ही हो जाता है। हालांकि इसमें दूसरे भी कारण हैं, जीनिंग मिल में जो बनोला होता है वो भी जो दो जुड़े हुए बनोले हैं उनके बीच में भी इसकी लार्वी रहती है। इसलिए समय समय पे वहां भी फ्यूमिगेशन की आवश्यकता है। और यदि कुछ प्रकोप फिर भी देखने को मिलता है तो उसको समय रहते हम सिफारिश शुदा रसायनों का प्रयोग करते हुए नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूं कि इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई और उसमें कई निर्णय लिए गए और बड़े छोटे छोटे से स्टेप्स हैं ये, इनको टिप्स कहा करते हैं हम। तो आप इनसे वाकिफ भी हैं, मगर क्योंकि आप इन पे गौर नहीं करते हैं कि हाँ कह दिया है देख लेंगे, छड़ी पड़ी हुई है, मार्च से अप्रैल मई तक चली जाएगी तो क्या दिक्कत है, पड़ोसी ने भी तोड़ा रख रखी है। ऐसा नहीं है, ये वॉलंटरी एक मिशन बनाएंगे आप। और जो कपास की खेती करते हैं वो साहब ने जो अभी आपको टिप्स दी हैं कि इस तरह से आप रखेंगे सावधानी, तो आपके यहाँ गुलाबी सुंडी कपास में कम नुकसान देगी और आपको उससे पैदावारी बढ़ने पर आर्थिक लाभ होगा। मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से माननीय कुलपति डॉक्टर BR कम्बोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।